आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हल्द्वानी में सीएम धामी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। पेयजल और विद्युत आपूर्ति की करेंगे समीक्षा। विकास कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। चार धाम के लिए ऑफलाइन पंजीकरण शुरू। हरिद्वार में उमड़ी भारी भीड़। चमोली में फूलों की घाटी का शुभारंभ। पर्यटकों के लिए खुली विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। 48 पर्यटकों का हुआ पहला दल हुआ रवाना। केदारनाथ धाम में वीवीआईपी और बुजुर्ग कर सकेंगे एसयूवी की सवारी। पर्यटन विभाग ने केदारनाथ के लिए 2 एसयूवी खरीद कर शासन को भेजा था प्रस्ताव। प्रदेश में नकली दवा बनाने वाली कंपनियों पर शिकंजा। 3 साल में 72 लोगों पर मुकदमा दर्ज। 32 को भेजा गया जेल। उत्तराखंड में भीषण गर्मी जारी। अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे। तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक किया गया दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हल्द्वानी में सीएम धामी की बैठक। अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे सीएम। विकास कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। कैची धाम में प्रस्तावित मेले की तैयारियों का लेंगे जायजा। पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा करेंगे सीएम धामी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में गुप्ता बंधु सानी पुलिस की गिरफ्त में। कोर्ट में पेशी के दौरान गुप्ता बंधुओं पर फेंकी स्याही। स्वराज सेवा दल के बताए जा रहे कार्यकर्ता। स्वराज सेवा दल के बताए जा रहे हैं कार्यकर्ता। मामले में गुप्ता बंधु सानी पुलिस की गिरफ्त में। गुप्ता बंधुओं पर फेंकी गई स्याही। देहरादून में गर्मी ने अब तक का अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई महीने में पहली बार शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून में गर्मी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां मई महीने में पहली बार अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। वो हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया मई मंथ का। अगर बात कर लें तो आज 43.2 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और इसने जो पिछले रिकॉर्ड को उसको भी पास कर दिया है। पिछला जो हमारा रिकॉर्ड था देहरादून का मई मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर का, वो 43.1 डिग्री सेल्सियस का था। तो आज 0.1 डिग्री सेल्सियस जो है पिछले रिकॉर्ड को पास करते हुए इतना उससे अधिक जो है वो आज नापा गया है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ का जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी क्रॉस हुआ है। हालांकि ठीक है, थोड़ा मार्जिनली है, परंतु क्रॉस तो हुआ है। 0.1 डिग्री सेल्सियस आज जो है पिछले रिकॉर्ड से वो ज़्यादा है। देहरादून की रायपुर थाना पुलिस ने एमडीडीए कॉलोनी स्थित घर में हुई चोरी मामले का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने घर में काम करने वाली नौकरानी और उसके पति को गिरफ्तार किया।
आरोपियों से 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और 2,000 रुपए की नकदी पुलिस से बरामद की है। बता दें कि 29 मई को पल्लव शर्मा निवासी डालनवाला ने थाने में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अज्ञात चोर के द्वारा घर से करीब 8 लाख रुपए के जेवर चोरी किए गए हैं। वहीं तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो उसमें एक महिला मुंह पर कपड़ा लपेटकर घर में जाते देखी थी। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी 1 जून 2024 से पर्यटकों के लिए खुल गई है। उप वन संरक्षक बीबी वार्तोलिया ने घंगारिया बेस कैंप में 48 पर्यटकों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएफओ ने बताया कि सेंचुरी एरिया होने के कारण पर्यटक फूलों की घाटी में रात्रि को नहीं रुक सकते हैं। पर्यटकों को फूलों की घाटी का ट्रैक करने के बाद उसी दिन बेस कैंप घंगारिया वापस आना अनिवार्य है। वैली ऑफ फ्लावर वर्ल्ड हेरिटेज के खुलने के अवसर पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि वैली ऑफ फ्लावर की स्वच्छता को आप बनाए रखेंगे। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आप हमें पूरा सहयोग देंगे। बीडीसी से भी मेरी अपेक्षा है कि फूलों की घाटी को स्वच्छ रखने में हरिद्वार में चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार द्वारा पंजीकरण शुरू कर दिया गया है और इसको लेकर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी के चलते और यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। रजिस्ट्रेशन सुबह 7 बजे से ही शुरू कर दिया गया। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए हर सुख सुविधा के प्रबंध किए गए। टिकट हमारे द्वारा सुबह 7 बजे व्यवस्थित तरीके से शुरू कर दिया गया है। वहाँ पे पर्याप्त जगह हमारे द्वारा बनाई गई है, जिसमें 12 काउंटर पे रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है और प्रॉपर वहाँ पे लाइन इन एंड आउट की अलग अलग कर रखी है। इसमें हर धाम के लिए 1,500 का स्लॉट हम लोग को मिल रखा है, तो व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। सर, सुविधाओं की बात करें यात्रियों के लिए सुविधा क्या किस प्रकार की सुविधा दी जा रही है? देखिए, वहाँ पे हमारी तरफ से बैठने के लिए चेयर्स भी लगाई गई हैं। एक जो हमारा शेड है उसके अंदर एक हिस्सा हमने वेट करने के लिए भी अलग से बना रखा है। जय सोनी राम सर, हम अयोध्या से आए हैं। जय श्री राम। हम यहाँ केदारनाथ दर्शन के लिए आए हैं। 3 दिन से परेशान है सर। हम लोग NCR गए कल, वहाँ फाग आज हमें 11 बजे बुलाए तो वहाँ फिर यहाँ ऑफलाइन के लिए बुलाए हैं। हम लोग यहाँ आए सुबह 3 बजे से लाइन लगाए सर। व्यवस्था है लेकिन उतना व्यवस्था नहीं है। मुझे सरकार से कहना है कि मतलब जितने भी श्रद्धालु कहीं से भी आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे, समय निकाल के उनका भी टिकट है क्या है, 3 दिन से 4 दिन से फंसे हुए हैं, उनका भी खर्चा वर्चा देखना सर। उसके बाद में जो है सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका काम करना चाहिए। मुँह मिश्रा बाबा है। मैं आया हूँ गोरखपुर से, मुख्यमंत्री के शहर से आया हूँ। मैं योगी जी के शहर से आया हूँ। यहाँ मैं सुबह से लाइन लगाया हूँ दर्शन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे जो है व्यवस्थाएं तो ठीक ही हैं, जैसे अब जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है व्यवस्थाएं थोड़ी सी रंगा तो जाती हैं, फिर भी सही है, चल रहा है। अगर प्रभु का आशीर्वाद रहा, महादेव का आशीर्वाद रहा, केदारनाथ का दर्शन किया जाएगा। जय महाकाल, जय श्री राम, जय जय। जी, मैं महाराष्ट्र सिरपुर से आया हूँ, धुले जिला से, 4 धाम यात्रा के लिए। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की लाइन बहुत रात से खड़े हुए हम 6 बजे से बिना खाए पे यहीं पे सो गए थे हम कि रजिस्ट्रेशन हो जाए कैसे भी करके। और केदारनाथ यात्रा करने जा रहे हैं। बहुत मुश्किल से हमारा यहाँ रजिस्ट्रेशन हो पाया है। बहुत सुबह से आए हुए हैं हम लोग यहाँ। व्यवस्थाएं तो आप लोग सभी ने सही करी रखी हुई है, लेकिन आए हुए हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन बाकी सब तो बढ़िया है व्यवस्थाएं वगैरह। दिल्ली से नैनीताल घूमने आए टूरिस्ट द्वारा पंगुट होटल के कमरे में 65,000 ऑनलाइन भुगतान नहीं होने को लेकर व्यापार मंडल ने कोतवाली का घेराव किया है, जिसके बाद नगर कोतवाल हरपाल सिंह ने व्यापारियों को भुगतान कराने का आश्वासन दिया है। नैना देवी व्यापार मंडल अध्यक्ष पुनीत टंडन ने नैनीताल कोतवाल पर सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली से आए पर्यटकों
ने बंगुट के एक होटल में कमरा किराए पर लिया, जिसका पर्यटक द्वारा ऑनलाइन पेमेंट किया गया। काफी देर बाद जब व्यवसायी के खाते में पैसा नहीं आया तो पर्यटक को लेकर थाने आए। यहाँ कोतवाल द्वारा एक तरफा कार्रवाई करते हुए पर्यटक को छोड़ दिया गया। एक हमारे होटल व्यवसायी हैं, होटल व्यापारी, उनके यहाँ एक पर्यटक रुककर करीब 65,000 का बिल उनका बना और उन्होंने उसको स्वाइप या कार्ड या जो भी उन्होंने QR कोड से पेमेंट माध्यम से करी, वो प्रोसेसिंग में दिखा रहा था। प्रोसेसिंग में दिखाते हुए उन्होंने वेट किया और वो जो गेस्ट था वो सुबह सुबह उनके होटल के कमरे से चल दिया। तो इन्होंने प्रयास किया कि उसको पकड़ा जाए, ये पकड़ भी पाए और उसको थाने लेके आए, पुलिस की संरक्षण में आए कि इसका कोई सोल्यूशन निकले। हमारे कोतवाल साहब के पास या थाने के पास कहीं से फ़ोन आया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये हमारे बंदे हैं ऐसे, इनको आप जाने दो। तो एक तरफा हमारे को ऐसा लगा है कि एक तरफा प्रोसेस करके बिना कोई एश्योरेंस के जो हमारा व्यापारी है या होटल व्यवसायी है उसको कोई भी एश्योरेंस दिया बिना उसको रवाना कर दिया गया। उत्तराखंड के धामी सरकार राज्य में हुई इन्वेस्टर समिट के निवेश प्रस्ताव को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कोशिशों में लग गई है और इस कड़ी में मुख्य सचिव राधा रतूड़े ने जिला अधिकारियों को निवेश प्रस्ताव के कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर 10 दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय उच्चाधिकारी प्राप्त समिति की बैठक में निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान कहा कि सभी डीएम नए निवेश प्रस्तावों के दूसरे स्तर के अनुमोदन पर भी हर हाल में 30 दिन के भीतर निर्णय लें। उन्होंने कहा कि डेडलाइन को अल्टीमेटम समझा जाए। इस दौरान मुख्य सचिव ने निवेशकों की शिकायतों का तत्काल निस्तारण न करने पर नाराजगी व्यक्त की है। पिछले साल सीएम धामी ने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री का दावा है कि इस समिट में 3.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं, जबकि 44,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग धरातल पर उतारे जा रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार इस इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में निजी निवेश को लाने की तैयारियों में है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में ONGC के देहरादून स्थित मुख्यालय को शिफ्ट करने की चर्चाएं एक बार फिर शुरू हो गई हैं। ONGC स्टाफ यूनियन ने मुख्यमंत्री धामी को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए ONGC मुख्यालय से विभागों और अनुभागों को शिफ्ट करने की कवायद पर रोक लगाने की मांग की गई। यूनियन को आशंका है कि जिस तरह से एक कर प्रमुख विभागों को नई दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है, वो देर सवेर मुख्यालय की पूरी तरह से शिफ्टिंग कर सकते हैं। विपक्ष ने इसकी घेराबंदी शुरू की। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार इन्वेस्टर समिट के निवेशकों का प्रस्ताव को धरातल पर उतारने की तैयारियों में लगी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़े ने जिलाधिकारियों को निवेश प्रस्ताव के कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर 10 दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को नए निवेश प्रस्तावों को दूसरे स्तर के अनुमोदन पर भी हर हाल में 30 दिन के भीतर निर्णय लेने को कहा है। आपको बता दें कि पिछले साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। सरकार का दावा है कि इस समिट में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हुए हैं, जबकि 44,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग धरातल पर उतारी जा रही है। हालांकि विपक्ष सरकार के दावों को हवा हवाई बता रहा है, जबकि भाजपा इस समिट को राज्य के विकास में क्रांतिकारी बता रही है। जो इन्वेस्टर समिट हुआ है उसकी सफलता को ही तो आम जनता ने स्वीकार किया है और देश के कोने कोने में मैसेज गया है। आज हमारी जो अवस्थापनाएं हैं उन अवस्थापनाओं को देखते हुए हमको बाहर के लोगों से कहना पड़ रहा है कि आप अभी 4 धाम यात्रा में मत आइए, यहाँ जगह कम पड़ गई है। पहले जितने लोग आते थे उससे 2 गुना 3 गुना संख्या बढ़ चुकी है। ये कि विश्वास तो है। तो कांग्रेस ने तो सिर्फ देखो विपक्ष की भाषा बोलनी है, इस नाते वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। धरातल पर उनके आरोप में कोई दम कहीं से कहीं तक। इन्वेस्टर मीट को लेकर के राज्य सरकार ने बड़े बड़े सब विभाग जो है राज्य की जनता को दिखाने का काम किया। 2018 की इन्वेस्टर मीट का भी जो उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, तब भी जो है बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन 2018 से लेकर अभी तक कोई भी जो है निवेश प्रस्ताव धरातल पर नहीं उतरे। और इस बार तो सरकार ने कहा था कि 40,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग कर दी गई है। इतने दिनों बाद भी आप बताइए ना, कहाँ है वो 40,000 करोड़ रुपया? कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। केवल आप जो है झूठ और जुमले के सहारे पे है जनता को बरगलाना चाहते हैं। और दोनों इन्वेस्टर मीट में राज्य की जनता की जो है गाड़ी कमाई जो है लुटाने का काम किया गया। सरकार के पास कोई सटीक नीति नहीं है। वहीं एक तरफ जहां इन्वेस्टर समिट पर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर ONGC के देहरादून स्थित मुख्यालय को शिफ्ट करने की चर्चाएं एक बार फिर शुरू हो गई हैं। दरअसल ONGC स्टाफ यूनियन के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र में लिखा है। पत्र के जरिए ONGC मुख्यालय से विभागों और अनुभागों को शिफ्ट करने की कवायद पर रोक लगाने की मांग की गई है। यूनियन को आशंका है कि जिस तरह से एक एक कर प्रमुख विभागों को नई दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है, वहीं देर सवेर मुख्यालय की भी
पूरी तरह शिफ्टिंग कर सकते हैं। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में एक भी नवरत्न स्थापित नहीं किया है, लेकिन जो कांग्रेस शासनकाल में नवरत्न प्रदेश को स्थापित हुए हैं उन्हें सरकार शिफ्ट करने की तैयारी में है। वहीं भाजपा का कहना है कि सरकार की कोशिश है कि ओएनजीसी मुख्यालय की शिफ्टिंग ना हो सके। नहीं, अभी तक ऐसी कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, कोई विषय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वो स्वयं मंत्रिमंडल बनेगा तो बात करेंगे मंत्री से, और सरकार इस मामले में पूरी तरह सजग है। हम जनप्रतिनिधि भी सजग हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो पूरी कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई है तब से उसका मोडस ऑपरेंडी यही हो गया है। कितने शर्म की बात है, अपना कोई मील का पत्थर आप रखेंगे नहीं, अपनी कोई इबारत नहीं आप लिखेंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में जितने संस्थानों को स्थापित किया गया, नवरत्न कंपनियों को स्थापित किया गया, उनकी शिफ्टिंग की आप सोच रहे हैं, कुछ के नए नामकरण करने की आप सोच रहे हैं, चौवटिया रानीखेत जो एप्पल गार्डन है उसको आप यहाँ लाने की सोच रहे हैं, देहरादून, सब कुछ आप देहरादून में लाने की सोच रहे हो, और जो देहरादून में है उसका स्थानांतरण आपको बाहर करना है। एक बार नहीं 2 बार ये इन्वेस्टर समिट यहाँ पे हो चुकी है। पहली इन्वेस्टर समिट के बारे में तो जो इन्वेस्टर यहाँ आई हुई थे, यहाँ के हालातों को देख के उन्होंने बिल्कुल इन्वेस्ट करने से अपना बिल्कुल किनारे हो चुके थे। दूसरा इन्वेस्टर समिट हुआ, बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें कंपनियाँ आई, बातचीत हुई, सरकार ने भी अपने वादे किए, लेकिन उत्तराखंड के अंतर्गत जो वर्तमान सरकार है, धामी सरकार है, ये केवल वादे करती है। राज्य के विकास की जो अवधारणा उसके मन में होनी चाहिए थी वो अवधारणा नहीं है। 9 रत्न में से एक हमारी जो एक हिंदुस्तान की एक कंपनी है ओएनजीसी, जिसमें कि हमारे इस प्रदेश की आर्थिकी, हमारे देहरादून शहर की आर्थिकी टिकी हुई है, वो तक यहाँ से शिफ्ट करने की बात हो रही है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां धामी सरकार इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेशक प्रस्ताव को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कोशिशों में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में ओएनजीसी के मुख्यालय की शिफ्टिंग की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल यह है कि एक ओर जहां सरकार प्राइवेट इन्वेस्ट को बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश और प्रदेश की आर्थिक में सबसे ज्यादा योगदान देने वाली नवरत्न ओएनजीसी की शिफ्टिंग की आशंका निश्चित ही चिंता बढ़ाने वाली है। देखना होगा कि क्या राज्य ओएनजीसी के मुख्यालय को बचाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। फिर से आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी शहर में लगातार बिजली कटौती और पेयजल संकट को लेकर हल्द्वानी विधायक सुमित दृश ने अपने आवास में पेयजल, बिजली विभाग समेत कई अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली और पानी की दिक्कतों से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बिजली कटौती होने से पेयजल का भी संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन विभाग के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन विभाग के पास सप्लाई करने के लिए व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके चलते बार बार बिजली कटौती हो रही है और उसके चलते तेज संकट भी हो रहा है। बड़ा बुरा भी लगेगा, अच्छा हमें भी लगेगा, लेकिन अब हमें भी अगर क्योंकि जनता अगर हमसे कहेगी तो हमारी व्यवस्था में गलत नहीं करेगी। हम नहीं चाहते, लेकिन ये स्थिति है, इसकी सिचुएशन को सुधार करने के लिए क्या चाहिए हमें? निर्देश है। देखिए, सबसे पहले तो बिजली विभाग और जल संस्थान में समन्वय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिजली कटती है तो पानी की सप्लाई चेन पूरी ठप हो जाती है। बिजली का ना आने का मैंने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है, क्या बिजली की कमी हो? बिजली की कमी नहीं है, जो फीडर लाइन इनके सब स्टेशन से जो जाती हैं वो उतना लोड नहीं झेल पा रही हैं, तो इसके लिए इन्होंने कोई प्रस्ताव भेज रखा है केंद्र में। 1.5 साल हो गया है लेकिन उसको, तो मैंने उनसे वो प्रस्ताव मंगाया है, अब उसकी आवाज़ उठाई जाएगी। विशेषतः मैंने उनसे बिजली विभाग से बोला है कि आप पूरे हल्द्वानी को जोन में बांट के, उन्होंने बांट भी रखे सब स्टेशन के हिसाब से, आप अपने जेई के नंबर कौन कौन से क्षेत्र उनके अंतर्गत आते हैं वो सार्वजनिक करें। तो उन्होंने मेरे को सूचना दी कि कल मीडिया में वो जारी कर देंगे। बढ़ती गर्मी में लोगों को अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। पेट की समस्या से संबंधित मरीज अधिक देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि बढ़ती गर्मी के चलते उल्टी, डिहाइड्रेशन के साथ ही सवार बुखार आना जैसे लक्षण लोगों में देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि ओपीडी में मरीजों की संख्या में इजाफा जरूर हुआ, फिर भी अस्पताल में भी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। हाँ देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे गर्मी पड़ती है तो ऐसे में पेट खराब के मामले, जिसमें उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन के मामले और
एक जनरल बुखार जो मलेरिया या डेंगू के हो सकते हैं, हालांकि वो मरीज हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन इस तरह के बुखारों के मामले देखने में आते हैं। लेकिन अभी तक भी मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। ज़रूर थोड़ी ओपीडी बढ़ी है, लेकिन अभी तक भी अलार्मिंग नहीं है। बाकी इसके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हमारा पूरा अस्पताल इस तरह की चीज़ों को टैकल करने के लिए ओपीडी और आईपीडी में पूरी तरह तैयार है। आप लोग के माध्यम से मैं पूरी पब्लिक से भी अपील करना चाहूँगा कि गर्मी है, गर्मी में आप अगर सिर्फ जानकारी आपको रहेगी तो आप बचे रहेंगे। इसमें एक तो पानी की मात्रा शरीर में बनाए रखें, बार बार पानी, नींबू शिकंजी, मट्ठा, छाछ वगैरह पीते रहें, जिससे शरीर में एक पानी की मात्रा बनी रहे। बहुत ज़्यादा तला भुना खाना या गरिष्ठ खाना जिसे बोलते हैं, या फिर फास्ट फूड, इन सबको खाने से बचें, क्योंकि ये पेट खराब भी कर सकते हैं। दूसरा, ये डिहाइड्रेशन भी आपके लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनको पचाने के लिए पानी की काफ़ी मात्रा चाहिए होती है। रामनगर से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर रामनगर के सहयोग चिकित्सालय की एक महिला चिकित्सक के खिलाफ जांच के उपरांत कोतवाली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मोहल्ला खदाड़ी निवासी रिजवान के 1.5 वर्ष के पुत्र अब्दुल कादिर का स्वास्थ्य पिछले वर्ष 16 सितंबर को खराब हो गया था। इसके बाद रिजवान अपने पुत्र को उपचार के लिए रामनगर के लिए सरकारी अस्पताल ले गया, जहां उसका आरोप है कि उसके पुत्र की हालत ज़्यादा खराब थी, लेकिन चिकित्सालय में मौजूद चिकित्सकों द्वारा उस बच्चे को आधार कार्ड व अन्य प्रपत्र लाने के बाद इलाज करने की बात कही गई। देखिए, सितंबर माह में रिजवान निवासी खताड़ी के 1.5 वर्ष का बेटा था, जिसका इलाज के दौरान डेथ हो गई थी रामनगर हॉस्पिटल में। और ये रिजवान का कहना था कि उसके जो वहाँ के चिकित्सक हैं उनके द्वारा इलाज में लापरवाही की गई है। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट सीएमओ महोदय को दी गई थी, और सीएमओ महोदय से रिपोर्ट में डॉक्टर की लापरवाही परिलक्षित हुई है प्रथम दृष्टया। उस रिपोर्ट के आधार पर थाना रामनगर द्वारा डॉक्टर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विचारणा की जा रही है। सर, कौन सी धारा में मुकदमा है? ये 304A में अभी दर्ज किया गया है, और जैसे इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ मिलेगी हमारे द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी के निर्देश पर नगर निगम ने नदी किनारे बसे निवासी अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की है, लेकिन अब इस कार्रवाई पर फिलहाल रोक लग चुकी है। इसको लेकर नगर कमिश्नर गौरव कुमार ने बताया कि कुछ के द्वारा प्रमाण पत्र दिखाए गए थे, जिसके बाद उन्हें कार्रवाई से बाहर किया गया। शेष पर कार्रवाई जारी है, जिसमें 54 अतिक्रमण पर कार्रवाई हो चुकी है। शेष 20 द्वारा अपने कागजात दिखाए जा रहे हैं, जिस पर विचार किया जा रहा है, और अग्रिम सत्यापन के बाद जो उचित होगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे द्वारा 89 अतिक्रमण आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें लोगों को आपत्ति रखने का अवसर दिया गया था। हमारे पास लगभग 30-32 आपत्तियां प्राप्त हुई थी, जिनका परीक्षण करके 15 आपत्तियों को स्वीकार किया गया था, और उसके उपरांत 74 अतिक्रमण हमारे पास रह गए थे कार्रवाई करने हेतु। इसमें से 54 पर हमारे द्वारा कार्रवाई कर दी गई है। शेष 20 अतिक्रमण में 20 के 20 लोगों के द्वारा पुनः आपत्ति हमारे यहाँ पर दी गई है, जो कि बारीघाट और बॉडीघाट कॉलोनी के हैं। उन आपत्तियों में कुछ का परीक्षण कर लिया गया है, कुछ का परीक्षण भौतिक सत्यापन के उपरांत किया जा रहा है, और कुछ में कुछ संस्थाओं से बातचीत की जानी है, जिसमें गैस एजेंसीज हैं, बैंक्स हैं, तो उसका परीक्षण भी लगातार किया जा रहा है। जैसे ही वो परीक्षण पूरा हो जाता है, हमारे द्वारा शेष बचे हुए अतिक्रमण पर भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।